आज मैं क्लास 12th का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए। आज हम बहुत ही ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, उसके बाद फिर हम कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करेंगे। फिर अगेन आपको हम बताएंगे इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है और लास्ट में कुछ हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बेसिक है आपके लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ टिल द एंड वॉच करिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट, कुछ लोग नए भी होंगे आज की क्लास में, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और आपको सेकंड चैप्टर का कंप्लीट नोट्स मिलेगा, कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिलेंगे सेकंड चैप्टर के। आप उसको टिल द एंड वॉच करिए, डेफिनेटली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज की क्लास पूरी एनर्जी के साथ लेनी है और सारे कंसेप्ट को क्लियर करना है, तो आप लोग प्लीज़ अलर्ट हो जाइए, पूरी एनर्जी के साथ बैठिए, टिल द एंड वॉच करिए, डेफिनेटली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बता रखा है चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में कि जो भी चीज़ें हमने अब तक पढ़ रखी है ये सब इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से है। और इसके पहले जो मैंने चार्ज सपोज किया था दैट चार्ज इज कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। कहने का मतलब इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होगा, कूलम्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, गॉस लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, कैपेसिटर में क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, ये सब ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। आज के क्लास में क्या करना है हमको, आज की क्लास में हमको करंट पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि करंट का मतलब क्या होता है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी तब क्रिएट होता है जब चार्ज का फ्लो होता है। तो आज के टॉपिक में मुझे पूरा फोकस चार्ज के फ्लो पे करना है। इसके पहले हमने जो भी फोकस किया था वो रेस्ट चार्ज की वजह से किया था, बट आज की क्लास में चार्ज का मोशन मुझे कंसिडर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो यहाँ पे करंट है बेसिकली दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट और सेकंड दूसरा है अल्टरनेटिव करंट। तो डीसी एंड एसी दो करंट बेसिकली होते हैं, बट यहाँ पे हमको सिर्फ डायरेक्ट करंट की बात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डियर स्टूडेंट जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ पे भी चार्ज मोशन करेगा, जैसे फैन मूव कर रहा है, ठीक है, ट्यूबलाइट जल रही है या फिर आपका फ्रिज चल रहा है, ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल हैं। जहाँ पे भी करंट का फ्लो करता है, करंट फ्लो करने के बाद जो भी हमको पोटेंशियल, जो भी हमको वर्कआउट मिलता है उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हमारा पूरा फोकस इस टॉपिक पे सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट पे होगा और इलेक्ट्रिक करंट का पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, तो सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है। चूँकि आपको पता है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे कंडक्टर पे वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। ये बेसिक चीज़ है, आपको आइडिया भी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर ए कंडक्टर। मैंने सपोज किया हमारे पास एक कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर, ये कंडक्टर है डियर स्टूडेंट। यू नो कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट अगर आपने ये सपोज किया कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उस केस में फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम होगा। अगर हम ये सपोज करें कि आपने इस कंडक्टर को एक पोटेंशियल दे रखा है, आपने इसको एक पोटेंशियल दे रखा है। मैंने अज्यूम किया कि आपने किसी बैटरी से इसको अटैच कर रखा है,
अब अगर बैटरी का यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका मतलब कि यहाँ पे पहुँचेगा पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पहुँचेगा नेगेटिव पोटेंशियल। इस पूरा पोटेंशियल, ये जो पूरा पोटेंशियल ड्रॉप है इस कंडक्टर के क्रॉस क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे डियर स्टूडेंट यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये हायर से लोअर की तरफ होगा, चूँकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है। अब यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में हैं ये क्या करेंगे, ये प्लस की तरफ मूव कर जाएंगे। मैंने सपोज किया कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे वैसे ही इस डिवाइस में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। और अगर हम ये सपोज करें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंट है ये नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो रहा है, तो हम कहेंगे दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। इस करंट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो करेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो डियर स्टूडेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो करेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से हो रहा है, तो आंसर है नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ऐसे प्लस से होते होते पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। हम ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ हो रहा है। अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ हो रहा है, तब उस केस में जो करंट फ्लो करेगा उसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। इसका मतलब अगर हम बात करें फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो उस केस में डियर स्टूडेंट जो डायरेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। इसका मतलब जो कन्वेंशनल करंट है ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, या हम कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है। यहाँ जो भी पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा वही कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी। अब आपसे एक क्वेश्चन ये है कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो उस केस में इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी करेंगे या फिर कांस्टेंट रहेंगे? तो आपका आंसर है कि डियर सर कि जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इस पूरे डिवाइस में, उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट होते हैं, कभी ये वैरी नहीं करते हैं। ओके, अगर हम ये सपोज करें कि इस कंडक्टर पे नेट चार्ज का मान कितना होगा, तो आप डियर स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि जो नेट चार्ज है सर इस नेट चार्ज की वैल्यू 0 होगी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैटरी आपने यहाँ पे इसको अप्लाई किया, इसका मतलब आपने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से न तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन चेंज होगा न तो यहाँ का नेट चार्ज चेंज होगा। नेट चार्ज पहले भी 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी नेट चार्ज 0 है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे करंट आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो करंट अब चल रही डिफाइन करने के लिए अगर हम ये सपोज करें कि यहाँ से छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने अज्यूम किया क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे, मैंने सपोज किया कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कुछ इतना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस होंगे पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड करंट। अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर हम सपोज करें कि -1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। ओके, अगर आपने ये सपोज किया कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट, CC। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। अब अगर हम बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे बनाना चाहें तो क्या बनेगा डेफिनेशन? अगर हम यहाँ पे करंट की बात करें तो आप कहेंगे करंट यहाँ पे होगा
करंट का तो लिखेंगे चार्ज क्रॉसिंग थ्रू any cross section area per unit time is called current। अगर आपने अगेन सपोज किया कि यहाँ पे कोई अनदर क्रॉस सेक्शन एरिया है तो इससे भी जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्रॉस होगा सेम उतना ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्रॉस होगा, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई थिंक आपके कंसेप्ट प्योर हो गए होंगे। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहें तो I बराबर हो जाएगा Q/T, I इक्वल टू Q/T। ये बन गया कंसेप्ट। अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि ये कैसी क्वांटिटी है तो आप कहेंगे दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अभी हम इसको प्रूव करेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ये वेक्टर क्यों नहीं है, अभी इसको हम प्रूव भी करेंगे। अगेन अगर हम यहाँ पे यूनिट की बात करें तो डियर स्टूडेंट इसका जो यूनिट होगा ये होगा कूलम पर सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर इसको बोलते हैं। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसका जो डायमेंशन होगा दिस इज कैपिटल A। ओके, अगर आपसे पूछें कि 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा तो आप डियर स्टूडेंट ये बताएंगे 1 एम्पियर में बी डिफाइंड एज 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो अगर हम यहाँ पे करें तो क्या हम बोलेंगे 1 कूलम चार्ज क्रॉसिंग थ्रू द any cross section area per unit time। इसका मतलब अगर 1 कूलम चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर रहा है 1 सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये सपोज करें कि किसी एट एनी स्टैंड टी यहाँ पे मैंने सपोज किया कि डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा टी समय में क्रॉस कर रहा है। एट एनी स्टैंड टी इस क्रॉस सेक्शन एरिया से डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा टी समय में क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में जो करंट होगा उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलेंगे हम? तो आंसर है इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अगर हम ये सपोज करें कि 1 कूलम चार्ज इंस्टेंटेनियस करंट, इसका मतलब ये है कि अगर हम ये सपोज करें कि लेट डेल्टा क्यू बी द अमाउंट ऑफ चार्ज passing through cross section area in time delta t, देन कितना होगा करंट की वैल्यू? देन I की वैल्यू हो जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये हो गया करंट की वैल्यू। अब अगर हम ये सपोज करें कि बहुत थोड़ा सा चार्ज अगर बहुत थोड़े समय के लिए क्रॉस हो रहा है, तब उस केस में हम ये लिखते हैं I की वैल्यू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी, दिस इज कॉल्ड डी क्यू बाई डी टी, और इसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब दैट करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये क्या है? दैट करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? वाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी,
स्केलर क्वांटिटी। तो डियर स्टूडेंट, स्केलर अगर आपको बताना है कि ये क्यों स्केलर है, तो सबसे पहले हम ये सपोज करेंगे कि यहाँ पे जो करंट है इसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है, ओके, लेकिन फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आज के बाद आपका कन्फ्यूजन कभी क्रिएट नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो करंट है ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है और साथ में ये इट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल। इतनी बातें यहाँ पे हो रही हैं। अब इस चीज़ को मैं एग्जांपल दे करके प्रूव कर रहा हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने सपोज किया कि आपके पास दो वायर है और ये दोनों मिल करके एक न्यू वायर से अटैच हैं। अब मैंने सपोज किया कि यहाँ पे एंगल 90 है और इसमें करंट आ रहा है 3 एम्पियर और यहाँ पे करंट है 4 एम्पियर, ओके। तो यहाँ पे कितना करंट होगा? रियल में करंट यहाँ मिलता है 7 एम्पियर, बट अगर हम यहाँ पे वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई करें, अगर यहाँ पे वेक्टर का एडिशन रूल अप्लाई करें तो आप कहेंगे आर की वैल्यू कितना होगा? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 × 4 cos 90 0 हो जाएगा और आर का मान आएगा 5। तो वैसे अगर देखा जाए कि जो वेक्टर एडिशन रूल है, वेक्टर एडिशन रूल से यहाँ पे जो करंट आपको मिल रहा है ये 5 एम्पियर मिल रहा है, बट रियल में कितना है? 7 एम्पियर है। इसका मतलब जो रियल में करंट है ये वेक्टर एडिशन वाले रूल से जो करंट की वैल्यू आ रही है उसके बराबर में ही है। इसका मतलब कि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद जो मेरा लेक्चर होगा उसमें हम बहुत ज़्यादा लेवल को बढ़ा करके आपको क्वेश्चन करवाएंगे। अभी चूँकि ये फर्स्ट हमारा ये लेक्चर स्टार्टिंग का है तो बहुत बेसिक हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे गिवन है द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन वायर। यहाँ पे डियर स्टूडेंट दिया हुआ है चार्ज की वैल्यू t² + t + 4। आपको बताना है कि करंट की वैल्यू क्या होगी एट 1 सेकेंड। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो दिस करंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। तो आपको पता है कि I की वैल्यू होता है dq/dt, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट चार्ज का मान कितना गिवन है, तो आंसर है यहाँ पे t² + t और प्लस 4। अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे आपको सिंपल डिफ्रेंसिएशन करना है, सिर्फ अलग अलग हो जाएगा डिफ्रेंशिएट d/dt / t + d/dt और ये हो जाएगा 4। तो इसका सिंपल सा डिफ्रेंसिएशन है, t की पावर n का होता है n t पावर n - 1, तो उस फॉर्मूले से आ जाएगा 2t और प्लस यहाँ पे आएगा 1 और इसका 0। इसका मतलब आपको मिल गया 2t + 1। दिस इज करेंट। बट आपको निकालना है I at t = 1 सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पे I at t = 1 सेकेंड बात करें, at t = 1 सेकेंड अगर बात करें तो आपको मिलेगा 2 × 1 + 1, दिस इज 3 एम्पियर। ये आंसर हो गया, 3 एम्पियर आ गया, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द ड्यूरिंग टाइम पीरियड। यहाँ पे आपको बताना है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहा है। यहाँ पे आपको Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डियर स्टूडेंट, जब भी ग्राफ वाले आपको क्वेश्चन मिले सबसे पहले आप ये देखो ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया गया है। इधर टाइम है और यहाँ पे करंट है, ओके। करंट और टाइम के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया गया है। आपको चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो कंसेप्ट मैंने पढ़ रखा है I = dq/dt का, अगर यहाँ से आपसे पूछें dq की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे I dt, और अगर हम चार्ज की वैल्यू पूछें तो आप कहेंगे इंटीग्रेशन I dt। दिस इज द एरिया, इसी को हम कहते हैं एरिया। इसका मतलब कुछ भी नहीं करना, आपको इस ग्राफ को निकालने के लिए आपको सिर्फ इसका एरिया फाइंड आउट करना है, बस ओनली आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। दिस इज द कंसेप्ट। अब इसका एरिया कितना होगा, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है Q = एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ, इसी का एरिया फाइंड आउट करना है। अब आप ये बताओ, यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक पार्ट्स ये है
और दूसरा पार्ट ये है, तो ये तो ट्रायंगल है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मैंने ओ ए बी सपोज किया और ये सी डी मैंने माना, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा ये, तो आंसर ए बी सी डी। बहुत सिंपल है। ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना होगा, तो आपको पता है फॉर्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस यहाँ पे 5 है और हाइट भी 5 है, और प्लस रेक्टेंगल कितना है, तो ये हो जाएगा 10 - 5, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 10 - 5 का मतलब 10 - 5 और मल्टीप्लाई इसकी हाइट है 5, तो आंसर आ जाएगा 25/2 और प्लस ये हो जाएगा 25, तो कितना आ गया आंसर, तो आ गया 75/2, ये आंसर हो गया 75/2। ठीक है, दिस इज कूलम, इतना कूलम चार्ज निकल के आ गया। तो बहुत ही सिंपल आज का टॉपिक था, लेकिन प्योर कंसेप्चुअल था डियर स्टूडेंट। इसके बाद जो मेरा कल से लेक्चर होगा बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होगा और आपको मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि आगे हम जो टॉपिक चल रहे हैं पढ़ने के लिए उसको हम बोलेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा हम लेवल को बढ़ाकर क्वेश्चन करेंगे, तो आपको मज़ा भी आने वाला है। थैंक यू।